अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज जो है वो सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 11 यानी कि हीट के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारे सेकेंड ईयर फिजिक्स का, और जाहिर सी बात है फिर इसके एमसीक्यूज की अहमियत भी बाकी चैप्टर्स के लिहाज से ज्यादा है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन 1। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एन ideal in a closed vessel increased by a factor 4, what would be the pressure of the gas? अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसी आइडियल गैस की बात की जाए जो कि क्लोज्ड वेसल के अंदर है और उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम 4 गुना बढ़ा दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके प्रेशर पे, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो, वैसे हमें जो प्रेशर का फॉर्मूला पता है ना, प्रेशर बराबर होता है 1/3 रॉ वी स्क्वायर का एवरेज। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर यहां से मैं रॉ की वैल्यू निकालूं तो वो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और ये है वी स्क्वायर का एवरेज। ठीक है, यही फॉर्मूला है ना प्रेशर का। अच्छा, यहां पर अगर मैं एम और वी स्क्वायर को अलग करके सिर्फ क्या कर लूं, 1/3 एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय वी यानी कि वॉल्यूम, और एम वी स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये प्रेशर की बात हो रही है। ठीक है जी। अब प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन मैं स्टडी करना चाह रहा हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने समझ लो मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो हो गया 2/3 एन ओवर वी और 1/2 एम वी स्क्वायर। तो अगर एक बात आप नोट कीजिए, तो 2 और 3 तो कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है क्योंकि क्लोज्ड वेसल है, तो मॉलिक्यूल्स ऐड हो नहीं सकते, वॉल्यूम चेंज हो नहीं सकता। इट मींस ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं, और इन सारे के सारे कांस्टेंट होने का एक ही रिलेशन है कि जो प्रेशर है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस अगर 4 गुना बढ़ाएंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी को तो जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा 4 टाइम्स। नंबर 2, हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट की गर्माइश या उसके ठंडे होने की पैमाइश की जाए, नापा जाए, तो उसे क्या कहते हैं क्वांटिटी के टर्म में, तो याद रखिए वो कहलाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द डिग्री और मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। द वर्क डन ड्यूरिंग विच प्रोसेस इज ऑब्टेन फ्रॉम द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। किस प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन होता है वो दरअसल इंटरनल एनर्जी की वजह से होता है, मतलब कि कोई एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई नहीं करते। और एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं सप्लाई की जाती, ना सिस्टम रिलीज करता, उसे कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक कहने का मकसद यही होता है कि उसको हम रखते हैं एक इंसुलेटर पे, तो ना ही कोई एनर्जी जो है वो सिस्टम में एंटर होती है, ना ही बाहर की तरफ जाती है। Number 4, the energy expended when a force of 1 Newton moves an object 1 meter in the direction in which the force is applied। अगर किसी बॉडी पर 1 न्यूटन की फोर्स लगे और वो 1 मीटर का फासला तय करे उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुई है, तो जो एनर्जी इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं 1 जूल। इट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 जूल, जो कि ऐसा यूनिट होता है एनर्जी या वर्क डन का। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डैश ऑफ अ सिस्टम। एक सिस्टम के किस चीज की बात होती है एंट्रोपी, तो याद रखिए एंट्रोपी शो करता है वर्क डन को, इंटरनल एनर्जी को, चेंज इन टेम्परेचर को, या वो डिसऑर्डर को शो करता है। तो याद रखिए एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम शोज द डिसऑर्डर, कि कितना डिसऑर्डर हुआ है। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर डिग्री राइज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। टेम्परेचर में चेंज आता है, क्वांटिटी ऑफ हीट क्या कहलाती है पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, तो याद रखिए उसे कहते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, अगर हम बात करें कि सिर्फ और सिर्फ कितनी हीट चाहिए पर डिग्री राइज करने के लिए, तो उसे हीट कैपेसिटी कहते हैं, विदाउट चेंजिंग द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये दरअसल टेम्परेचर की डेफिनेशन है। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी ऑब्जेक्ट की जो है उसे हम टेम्परेचर कहते हैं, और टोटल जो है वो हीट कहलाती है। तो एवरेज है, इस वजह से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टेम्परेचर की। कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट को मेजर करती है? हॉटनेस और कोल्डनेस से क्या मुराद थी? हॉटनेस और कोल्डनेस से मुराद थी टेम्परेचर। तो इन सिंपल वर्ड्स, कौन सी ऐसी डिवाइस है जो टेम्परेचर को मेजर करती है? एंड वी ऑल नो दैट इट इज कॉल्ड थर्मोमीटर। सर कंफ्यूजन ये होती है कि हॉटनेस और कोल्डनेस कहते हैं किसे, अगर आपको पता है टेम्परेचर को कहते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नंबर 9, जनरली थर्मोमीटर्स मेक यूज ऑफ द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स ऑन हीटिंग। देखो, थर्मामीटर काम करने का उसूल ही है कि उसमें जो मरकरी या एल्कोहल है
जैसे ही हमारी बॉडी से या जिस भी चीज से हम टेम्परेचर नाप रहे हैं हीट उसमें जाती है तो वो लिक्विड एक्सपेंड होता है और उसी लिक्विड की एक्सपेंशन को दरअसल वो थर्मोमीटर इस्तेमाल करता है। सो हीट मिलने पर जो लिक्विड्स हैं वो होते हैं एक्सपेंड। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन डज नॉट टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस में लीनियर थर्मल एक्सपेंशन नहीं हो सकती? वाटर में, आयरन स्टिक में, ग्लास रॉड में, स्टील बार में। याद रखिए स्टील बार एक लंबाई में फैल सकता है, ग्लास रॉड एक लेंथ में फैल सकती है, आयरन स्टिक एक लेंथ में फैल सकती है, लेकिन पानी कभी भी एक लंबाई में नहीं फैलेगा। बल्कि अगर आप उसको हीट दोगे तो वो जो है वो जनरली हर डायरेक्शन के अंदर अपनी जो चेंज है उसको लेकर आएगा। तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड से रिलेटेड है, लिक्विड से नहीं। तो लिक्विड, जो भी लिक्विड होगा ऑप्शन के अंदर उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। नंबर 11, ऑन सेल्सियस स्केल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज टेकन एस। तो देखो ये सवाल चेंज होके सेल्सियस के बजाय फॉरेनहाइट के लिए आ सकता है, केल्विन के लिए आ सकता है। तो आपने हर एक का फ्रीजिंग और बॉइलिंग जहन में रखना है। सेल्सियस की बात करें तो 0 डिग्री पर फ्रीज हो जाता है, 100 डिग्री पर बॉयल हो जाता है। ठीक है, फॉरेनहाइट की बात करें तो 32 डिग्री फॉरेनहाइट पर फ्रीज हो जाता है और 212 डिग्री फॉरेनहाइट पर बॉयल हो जाता है। और इसी तरीके से केल्विन में 100 केल्विन होता है और सॉरी ये कितना होता है, 273 केल्विन होता है और 100 केल्विन के चेंज के बाद वो हो जाता है 373 केल्विन। ठीक है, ये हो गया इसके नंबर ऑफ चेंज। और यहाँ पर जो है वो 180 डिवीजन होते हैं फॉरेनहाइट के अंदर और यहाँ पर होते हैं 100 डिवीजन। तो अगर सिर्फ चेंज की बात की जाए तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिलहाल सवाल था सेल्सियस स्केल पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो याद रखिए इट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। Number 12, the process in which whole amount of heat energy supplied is used to increase the internal energy। वो सिस्टम, वो मतलब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक जब भी हम हीट देते हैं तो वो दो पार्ट्स में कन्वर्ट होती है। एक तो सिस्टम वर्क करता है और दूसरा इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है। अब ये कह रहे हैं वो प्रोसेस जिसमें सारा का सारा इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाता है। सारा का सारा इंटरनल एनर्जी में चेंज होने का मतलब वर्क डन किसके बराबर होना चाहिए? वर्क डन होना चाहिए बराबर 0 के। और वर्क डन 0 होने का मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। इट मीन्स इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें सारी की सारी एनर्जी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। डिग्री फॉरेनहाइट इज इक्वल टू, अब ये वाला भी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है डिफरेंट तरीके से आ सकता है सेल्सियस के लिए या केल्विन के लिए। तो याद रखिए अगर कभी भी हमें फॉरेनहाइट में फाइंड करना होता है टेम्परेचर तो क्या करते हैं, सेल्सियस में जितना भी वैल्यू होती है हम क्या करते हैं उसका फॉर्मूला आपको बताऊं, 9 टेम्परेचर इन सेल्सियस डिवाइडेड बाय 5 और प्लस करते हैं 32। इधर ब्रैकेट नहीं आना चाहिए, गलती से भी इसको सेलेक्ट मत कर लेना। जो फॉरेनहाइट वाला टेम्परेचर है वो दरअसल इसके बराबर होता है। दैट्स वाई करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज। ब्रैकेट नहीं लगा सकते। टीसी पहले 9 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 से डिवाइड होगा और फाइनली जो आंसर आएगा उसमें 32 को हमें ऐड करना होगा। नंबर 14, द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस इज ग्रेटर एट कांस्टेंट प्रेशर देन एट कांस्टेंट वॉल्यूम बिकॉज हमें मालूम है Cp is greater than Cv. But why Cp is greater than Cv? There are more number of collisions at constant volume. The molecules move fast. Additional energy is needed for external work at constant pressure. The molecules acquire greater kinetic energy at constant pressure. तो जाहिर सी बात है constant pressure पे कुछ external energy चाहिए होती है, क्योंकि जब हम heat देते हैं तो कुछ amount of heat work done में convert होता है और बाकी change in internal energy में। तो constant pressure पे कुछ extra work done भी करना पड़ता है। एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 या 4.2 जूल्स के। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड्स अपॉन, जो एफिशिएंसी है कार्नोट इंजन की वो डिपेंड करती है। तो बहुत सारे फॉर्मूले एफिशिएंसी के, जैसे कि एक फॉर्मूला है 1 माइनस T2 ओवर T1 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर अगर हीट के बारे में बात की जाए तो एफिशिएंसी बराबर है 1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। या नॉर्मल फॉर्मूला जो है कितना वर्क डन हुआ, कितनी हमने हीट दी, मल्टीप्लाई बाय 100। अब आ जाओ ऑप्शन देखते हैं। टेम्परेचर ऑफ बोथ सोर्स एंड सिंक ओनली, टेम्परेचर ऑफ सिंक ओनली, टेम्परेचर ऑफ सोर्स, जाहिर सी बात है दोनों पे डिपेंड करता है। T2 जो है वो टेम्परेचर है सिंक का और T1 जो है वो टेम्परेचर है सोर्स का, तो दोनों पे डिपेंड करता है। नंबर 17, दो कार्नोट इंजन है और दोनों की एफिशिएंसी बराबर होगी, सेम होगी, कब? The difference of temperature of their heat sources and sinks is same. The temperature of their heat source is same. The same amount of energy is supplied to them, या none of these।
तो सपोज कर लेते हैं कि दो जो है ना वो हीट इंजन्स हैं। एक हीट इंजन का जो टेम्परेचर है हॉट बॉडी का, उसको कर लेते हैं लेट से, कितना कर लें इसको कर लेते हैं लेट से 500 ना, इसको 500 कर लेते हैं। और फिर इसी तरीके से 500 केल्विन डायरेक्ट ना, और उसका जो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर है उसको 250 केल्विन कर लेते हैं। दूसरा जो है उधर भी डिफरेंस जो है वो बराबर रखते हैं, यानी कि ये इधर कर लेते हैं लेट से, इसको कर लेते हैं कितना, डिफरेंस हमें बराबर रखना है, तो 250 का फर्क रखना चाह रहा हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि दोनों बातें बराबर हैं। तो लेट से अगर मैं इसको कर लूँ 600, तो 600 का मतलब हो जाएगा, मैं फर्क बराबर रखना चाह रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 350 केल्विन। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 250 डिवाइडेड बाय 500 1 माइनस, यही फॉर्मूला ना एफिशिएंसी का, T2 डिवाइड बाय T1, तो ये हो जाएगा 250 डिवाइड बाय 500 0.5, 1 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएगा 50%। अब इसी को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस कितना हो गया, ये हो जाएगा 350 डिवाइडेड बाय 600। ठीक है, 350 को 600 से डिवाइड कराएंगे और मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, तो फिर ये कितना बन जाएगा 350 डिवाइड बाय 600, ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 58%। तो देखो डिफरेंस मैंने दोनों का सेम रखा है, इधर का भी 250 का फर्क रखा है, इधर भी 250 का फर्क रखा, एफिशिएंसी सेम नहीं आई, इट मींस कि ये बात गलत हो गई। और सिर्फ सोर्स के सेम होने से काम नहीं चलता, सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई होने से काम नहीं चलता, इसका मतलब ये बात सही नहीं है, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं आ रहा। इस बात को जहन में रखना है कि जो सोर्स और हीट सिंक का जो डिफरेंस था वो दोनों में मैंने 250 रखा, लेकिन उसके बावजूद सेम नहीं आई। हाँ, डिफरेंस नहीं बल्कि जो रेशो है वो अगर इक्वल आ जाए तो काम हो जाएगा। डिफरेंस के बजाय अगर रेशो होगा तो सेम रहेगा, यानी कि फॉर एग्जांपल ये 500 ऊपर 250 है, तो 250 500 का आधा है, तो अगर ये 600 हो रहा था तो ऊपर 300 करने से काम हो जाएगा। ठीक है ना, कि जो डिफरेंस है वो बराबर नहीं हो लेकिन रेशो बराबर होगा तो काम चल जाएगा। 18 काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज, जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है जो हम ड्राइव करते हैं, वैसे तो हमें पता है जो टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है 1/2 mv² पे, ठीक है ना, लेकिन हमें तो फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूले के अंदर हमने क्या देखा था, फॉर्मूला ये जो होता है ना, ये जब यहाँ से हटता है तो बेसिकली ये 1/3k, और यहाँ पे होता है 1/2 mv², ये एवरेज है ना, एवरेज। तो ये अगर मैं ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को अलग कर लूँ जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो 3k उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर ये जो मल्टीप्लाई और डिवाइड कराते हैं तो इधर 2 भी आता है ना, जो कांस्टेंट होते हैं, तो ये हो जाता है 3kT/2। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस की जो है ना वो 3kT/2 के बराबर होती है। उसी डेरिवेशन में शामिल है वो जो टेम्परेचर वाली डेरिवेशन है ना, दैट्स व्हाई डी करेक्ट आंसर है। नंबर 19 काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल। अब जो आइडियल गैस की बात हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल कितनी है, एक मोल की कितनी है, तो सीधा सीधा अगर एक मोल की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो ये एक मॉलिक्यूल की है, और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक मोल की निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर एक मोल की चाहिए तो एक मॉलिक्यूल की इतनी होती है 3/2 kT के, जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं उसकी वैल्यू से, और एक मोल के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो बराबर होते हैं एवोगाड्रोस कांस्टेंट के। ठीक है जी, तो अभी ये जो है 3/2 और k के साथ आ जाएगा Na, और T अलग लिखा हुआ है। ये जो चीज लिखी हुई है ना K और Na, ये बराबर होती है R के, तो पर मोल जो है वो RT के बराबर होती है 3/2 RT, और वो है ये वाला आंसर। 20 अपॉन विच फिजिकल क्वांटिटी काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिपेंड, किस पे डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी, गैस मॉलिक्यूल की नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, अभी ऊपर बताया फॉर्मूले में। The temperature at which the gas, if they remain in gaseous state, exert zero pressure. चार्ल्स लॉ से हमें पता लगता है कि एक ऐसा पॉइंट भी आता है जहां पर गैस अपनी स्टेट में रहते हुए जीरो प्रेशर एक्सर्ट करती है और उसका वॉल्यूम जीरो हो जाता है, और उस टेम्परेचर को कहते हैं 0 केल्विन या एब्सोल्यूट जीरो या -273 डिग्री सेल्सियस। 22 molecules of which gas, oxygen और nitrogen in air will move fast at some particular temperature. ठीक है जी, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, VRMS की बात हो रही है, तो उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है 3kT/n। ठीक है, टेम्परेचर सेम है, k कांस्टेंट है, यानी कि जो स्पीड है वो इनवर्सली डिपेंड करती है 1/m स्क्वायर रूट पर, यानी कि जिसका मास ज्यादा है उसकी स्पीड कम है।
जिस गैस का मास ज्यादा उसकी स्पीड कम। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से किसका मास जो है वो ज्यादा है, ना ऑक्सीजन का मास ज्यादा है कि नाइट्रोजन का मास ज्यादा है। तो देखो नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक मास, नाइट्रोजन गैस की बात हो रही है, तो 14 इंटू 2 इसका एटॉमिक मास होता है 28। और अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन होता है इसका मास 16 इंटू 2। 16 इंटू 2 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 32। ठीक है जी। तो अब क्या बात बनी, बात ये बनी कि जो मास ज्यादा है वो ऑक्सीजन का है, और जिस चीज का मास ज्यादा उसकी स्पीड कम, और जिसका मास कम उसकी स्पीड ज्यादा। तो नाइट्रोजन का मास क्योंकि ऑक्सीजन से कम है, इस वजह से उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फास्टर मूव करेंगे। दैट्स वाई करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास नाइट्रोजन। तो मास के साथ रिलेशन है, जो गैस जितनी ज्यादा भारी है वो उतना स्लो मूव करेगी। 23, अगर Q हीट दी जा रही है सिस्टम को और वो W वर्क कर रहा है, तो कौन सी बात जो है वो सही है यहाँ पर। जब भी हम हीट दे रहे हैं, इफ Q हीट एनर्जी सप्लाई टू द सिस्टम और W इज द वर्क डन, जो कि करती है कोई भी गैस, कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो W माइनस यू सही बात है, Q माइनस W सही बात है, या U माइनस W, या U माइनस W माइनस यू भी हो सकता है, कुछ चेंज भी कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जितनी भी हम हीट देते हैं ना उसमें से वर्क डन खत्म हो जाता है। जब वर्क डन खत्म होता है तब जाके इंटरनल एनर्जी बनती है। जो करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा कि जितनी हमने हीट दी उसमें से वर्क डन होता है, और वर्क डन जो दोनों का डिफरेंस निकलता है उसी को कहते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। 24, टेम्परेचर और रिमेनिंग constant the volume of given mass of a gas is inversely proportional to the pressure applied on it। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली डिपेंड करता है प्रेशर पे। दिस इज नोन एज बॉयल्स लॉ। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन मैक्सिमम होता है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है। जब टेम्परेचर सेम रहता है सो देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि जो चेंज आता है इंटरनल एनर्जी में वो बराबर होता है जीरो के, और इसी वजह से वर्क डन मैक्सिमम हो जाता है। The efficiency of Carnot engine is directly proportional to the temperature of the working substance, difference of temperature of heat source and sink, temperature of source only, temperature of sink only। अब जाहिर सी बात है, ये अगर मैं फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं तो 1 माइनस T2 ओवर T1 होता है और मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। ठीक है, एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है, यहाँ पे अगर एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा T1 माइनस T2 ओवर T1। ठीक है, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर देखा जाए तो ऊपर जो डिफरेंस आ रहा है उस पर एफिशिएंसी डायरेक्टली डिपेंड करती है। दैट्स हम ये कहते हैं कि जो एफिशिएंसी है कार्नोट इंजन की वो डायरेक्टली डिपेंड करती है टू द डिफरेंस ऑफ हीट सोर्स एंड सिंक। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज थ्राइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यानी कि बीटा बराबर होता है 3 अल्फा के। 28, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से चेंज नहीं होती। लेंथ चेंज होती है, लेंथ की वजह से पूरा वॉल्यूम चेंज होता है। जब वॉल्यूम चेंज होगी तो डेंसिटी भी चेंज होगी, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। बस मास चेंज नहीं होता। करेक्ट आंसर होगा मास, जो कि चेंज नहीं होता टेम्परेचर की वजह से। Which type of strip of metals are used in bimetallic strip? बायोमेटेलिक में कौन सी वाली स्ट्रिप्स इस्तेमाल होती हैं? तो याद रखिए बायोमेटेलिक में वो स्ट्रिप्स इस्तेमाल होती हैं जिनके थर्मल कोफिशिएंट्स डिफरेंट हो। शेप साइज वगैरह की बात नहीं है, जो उनके अल्फा की वैल्यूज हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए। थर्मोस्टेट वो डिवाइस है जो क्या करती है टू कीप द हीट फ्लो कांस्टेंट, टू आइसोलेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग इन ऑल हीटिंग अप्लायंसेस, टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट। तो देखो थर्मोस्टेट जो है बेसिकली थर्म है और स्टेट है। ठीक है, वो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने की कोशिश करती है। हीटिंग अप्लायंसेस में इस्तेमाल होना जरूरी नहीं है, लेकिन वो टेम्परेचर को कांस्टेंट जरूर रखती है। 31, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। याद रखो अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वो स्पेसिफिक हीट होती है, और अगर स्टेट चेंज होता है तो वो लैटेंट हीट होती है। अगर मेल्ट हो जाती है चीज तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, और अगर एवोपरेट हो जाती है तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सो दैट्स इट। आई होप समझ में आ गया होगा जो सारे एमसीक्यूज हैं। कोई परेशानी है तो बिल्कुल लिखना कमेंट सेक्शन में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।